चलिए भाई। हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू एड अंकल जेईई की तैयारी। मैं हूँ, यू आर डूइंग वेरी वेल एंड योर स्टडी इज गोइंग वेरी गुड। तो मैं होप आपको मेरी बिल्कुल यार जो वॉइस है वो क्लियरली आपको सुनाई दे रही होगी, ऑडिबल होगी। तो जल्दी से जाइए, मैंने आपको है ना ये टेलीग्राम पे आई एम शेयरिंग द लिंक ऑफ दिस वीडियो ऑन टेलीग्राम। तो प्लीज ज्वाइन द क्लास एज सून एज पॉसिबल। जेईई की तैयारी, एड अंकल जेईई की तैयारी पे जाइए और वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, ठीक है। तो आप जेईई की तैयारी पे जाइए, जैसे मैंने डायरेक्टली ज्वाइन किया वहीं से आगे, ताकि मुझे आपकी क्लासेस के अपडेट मिलते रहे कि आप कमेंट क्या कर रहे हो और किस तरीके से आप पढ़ रहे हो। चलिए पिछली क्लास को पढ़ते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है बेटा, ये लास्ट क्लास है एंट्रोपी की, मे भी। तो ये एंट्रोपी इज आपकी एंडिंग पे है। क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको लगा चुका हूं, बस मैं आपको कुछ हिंट बताने हैं। वो हिंट अगर आप पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको हिंट बताऊं, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डन है ना, मैं आपको बता चुका हूं, ये ऑलरेडी डन हो चुके हैं। तो प्रीवियस जो लेक्चर है 18, उसमें जाके आप देख लीजिए, ऑलरेडी डन। ये काफी सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डन करा चुका हूं, तो आप जाके देखिए वहां पे। तो देखिए क्या काम है बच्चे, मैं आपको बता देता हूं। एंट्रोपी में हमने एक चीज पढ़ी है, एंट्रोपी, है ना। तो एंट्रोपी में दो वर्ड निकल के आए। एक वर्ड निकल के आया सर रिवर्सिबल, और एक वर्ड निकल के आया सर इरिवर्सिबल। दो टाइप के वर्ड निकल के आए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया तो यहाँ पे था सर ds इक्वल टू और डी क्यू बाई टी, ये दो एक टर्म ये बन के आई थी। तो अगर ये इक्वल टू का साइन है तो ये है। दूसरी टर्म ये बन के आई थी कि ds इज ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी इरिवर्सिबल, है ना। तो ये यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस आपका कुछ बन के आया था कि आप बोल सकते हो कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो अगर ds की वैल्यू ग्रेटर देन डी क्यू बाई, तो ये मैं एंट्रोपी की कंडीशन में बात करूं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के केस में। तो इरिवर्सिबल के केस में आपने इतना पढ़ा, ठीक है। तो कुछ कंडीशन थी जो मुझे बतानी है आपको, तो खुद को आपने आप इस चीज को देख लेना कि यही दो कंडीशन थी, एक रिवर्सिबल दूसरी इरिवर्सिबल। कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है, सर साइकिल रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा, क्या होगा। वो वहां पे होता है डाउट सेकंड लॉ में, जब हम लोग पढ़ते हैं ना सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ में क्या आता है कि सर डी क्यू बाई टी अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा। फिर यहां पे था डी क्यू बाई टी इज ये हो जाए, या फिर डी क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन 0। तो पूरी की पूरी कंडीशन आपके यहाँ पे थी। इसी कंडीशन को आपको देखो, ये एक अलग टाइप की कंडीशन थी, ठीक है ना। ये वहां पे एक अलग टाइप थी सेकंड लॉ में, ये एंट्रोपी है। तो बच्चा क्या करते हैं ना, इसको इससे रिलेट कर देता है। जो स्टूडेंट है हमारे, वो स्टूडेंट इस चीज को इससे रिलेट कर देता है, जो काफी डिफिकल्ट टास्क है। आप समझ लो बात को कि सर हमें इससे इसको कंपैरिजन नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो बेटा काम बच जाएगा, करेक्ट ना। तो ये सारी चीजें सेकंड लॉ और एंट्रोपी के बीच में, तो आपको बड़े ध्यान से याद रखना है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेकंड लॉ। तो वहां पे कंडीशन थी, तो यहाँ पे इरिवर्सिबल, तो बच्चा कंपैरिजन करके वहां पे टिक कर आता है, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो सर अगर हम रिवर्सिबल की बात करते हैं तो देखो एक चीज बता देता हूं मैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एक चीज आ रही है रिवर्सिबल के बारे में, बताइए एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एंट्रोपी चेंज में आपको बता देता हूं, एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए सिस्टम इन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। पहले कंडीशन देखिए, अगर आप ds बाई डी क्यू बाई टी लिखते हो, सपोज करो, देखो मैं आपको दिखाता हूं फर्स्ट कंडीशन कि अगर डी क्यू की वैल्यू क्या, अब देखो सर अगर मैं यहां पे बोलता हूं हीट एडिशन प्रोसेस है, कौन सा एडिशन है, हीट एडिशन। अगर ये हीट एडिशन है तो डी क्यू की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर ये बढ़ेगा तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर पॉजिटिव आएगी तो ds की वैल्यू आपको खुद पता है ग्रेटर देन क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। और कब होगा, जब ये हीट एडिशन होगा। अगर ये हीट एडिशन होगा तो ये होगा पॉजिटिव। अगर मैं बात करता हूं हीट रिजेक्शन की, तो अगर मैं हीट रिजेक्शन की बात करता हूं तो दूसरे प्रोसेस में आपके हीट रिजेक्शन आ गया, तो हीट रिजेक्शन क्या हो जाएगा, ds इक्वल टू डी क्यू बाई टी। सपोज करो ये पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म होगी टेम्परेचर, और हीट का रिजेक्शन हो रहा है तो ये नेगेटिव में आ गया। अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है। सिंपल सी बात है, देखो अगर ये वाली टर्म आ रही है
तो ds इज ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो एंट्रोपी क्या हो रही है सर, आप खुद बोल रहे हो कि S2 माइनस S1 इज ग्रेटर देन 0, तो अगर आप ये देखोगे तो S शुड बी ग्रेटर देन, बट यहां पे देखो कि एंट्रोपी क्या हो रही है, रिवर्सिबल प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर आपने हीट रिजेक्ट हो रही है, टेम्परेचर आपने मान लिया कि भाई आपको तो टेम्परेचर क्या है, स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर होता है वो वैल्यू बड़ी है, ये छोटा हो गया, तो अगर इसका मतलब हो गया कि ds इज लेस देन 0, अगर ds लेस देन 0 हो गया तो S2 माइनस S1, तो एंट्रोपी क्या होगी सर, बिल्कुल चेंज डिक्रीज होगी, तो आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग द हीट रिजेक्शन प्रोसेस एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। तो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम इन रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द हीट चेंज एंट्रोपी शुड बी इंक्रीज, ड्यूरिंग द हीट रिजेक्शन एंट्रोपी शुड बी डिक्रीज। अगर अब मैं तीसरी टर्म की बात करता हूं कि सर अगर मैं बोलता हूं कि जो DQ है प्रोसेस क्या हो जाए, एडियाबैटिक हो जाए, अब देखना आपने लिखा ds इक्वल टू DQ बाई T, ये प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल, अगर ये चेंज है ये क्या हो जाए, एडियाबैटिक हो जाए, आपने हीट ट्रांसफर क्या हो जाए, जीरो, तो ds क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो तो S2 माइनस S1 की वैल्यू जीरो, दैट मीन S2 इज S1 इक्वल टू, ये क्या वर्ड आ गया सर, कांस्टेंट है, तो दैट्स मीन अगर ये वर्ड आ जाए जहां पे S2 इक्वल टू S1 है, दैट्स मीन इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, देखो बड़े ध्यान से पढ़ना जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बन के आ गया, तो देखो ये क्या कह रहा है कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस शुड बी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये वर्ड बोला कि क्या, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ध्यान से पढ़ो, एक बार कमेंट देख लेते हैं ताकि कोई बच्चा छूट ना जाए, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगी वो डायरेक्टली हमें कमेंट करके बता सकता है कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो बताओ, चलिए इतना क्लियर है। तो कहते हैं कि इतनी बात है रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये वर्ड आ गया। तो यहां पे देखो सर इतनी बात कंडीशन आ गई थी कि सर हमने सब कुछ हमने रिवर्सिबल के प्रोसेस में केस में कर लिया है, तो अगर हम देखो मैंने क्या बताया, रिवर्सिबल एक तरफ है इरिवर्सिबल, एक तरफ क्या है जी, इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्या हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ सर बात कर लीजिए, तो देखो मैं अगर इरिवर्सिबल के बारे में बात करना चाहूं तो देखो अगर मैं यहां पे कंडीशन लिख दूं, एंट्रोपी चेंज इन, ध्यान से सुन लेना भाई, एंट्रोपी चेंज इन चेंज ऑफ अ सिस्टम इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो एंट्रोपी का चेंज है भाई, एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल के प्रोसेस में बताइए। तो अगर मैं इसके प्रोसेस की बात करता हूं तो बड़े ध्यान से सुनना कि सर अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो बड़े ध्यान से सुनना कि सर अभी आपने बताया कि ds इज ग्रेटर देन DQ बाई T, ये अभी आपने लिखा, सॉरी इसको रब कर लेते हैं इसको यहाँ पे ना, तो ये आपने लिखा ds, इतना आपने लिख दिया, ठीक है सर, चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन, तो प्रोसेस क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो देखो इसका मतलब ये ds चेंज क्या है, बड़ा है। अब देखो सपोज करो ये वर्ड जो मैं लिखता हूं अगर मैं इसको इक्वल टू करता हूं, क्या करता हूं सर, मैं इसको इक्वल टू करता हूं, तो ये इक्वल टू में DQ बाई T प्लस में कुछ चेंज होगा, यहाँ पे क्या होगा, कुछ चेंज होगा जिसको हम बोलते हैं एंट्रोपी जनरेशन, ये क्या होता है सर, ये भी बता दो, देखो देखो खुद सोचो, जनरेशन, देखिए बड़े ध्यान से सोचना कि सर ये क्या लिखा आपने, देखो ये आपको मेरे इक्वल, सपोज करो ये 25 है, आपने लिखा 25 इज ग्रेटर देन 20, यस और नो, अगर मुझे इसको 25 के इक्वल करना है तो आप क्या लिख सकते हो सर, इसको 20 और प्लस में 5 लिख सकते हो कि नहीं, हाँ सर, तो अगर आप इस चीज को देख लोगे ये बड़ी टर्म है, तो अगर एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको, तो ये वाली टर्म क्या होगी सर, ये वाली टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो ये क्या बन जाएगी सर, दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या बन सकती है सर, ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो एंट्रोपी जनरेशन इज अ पॉजिटिव, ये 5 कहां से है, ये एंट्रोपी का जनरेशन हुआ, तो इस वर्ड को बोला है एंट्रोपी जनरेशन। पढ़ाने का मकसद क्या है मैं वो बता रहा हूं, आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है बड़ा इजी, तो एंट्रोपी जनरेशन, तो दैट्स मीन सर इसका मतलब क्या हो सकता है, ds, अभी आपने पढ़ा सर इस वाली कंडीशन को DQ बाई T को आपने एक कंडीशन के तौर पे पढ़ा है, वो कंडीशन ये थी कि सर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जीरो भी, सपोज करो ये मैं इसको माइनस ले लेता हूं और ये पॉजिटिव है, देखो अगर ये कोई टर्म है 5 और ये नेगेटिव पॉजिटिव 5 आ जाए तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी सर, जीरो हो जाएगी, पर कब कब, जब ये DQ बाई T की वैल्यू किस में आ जाए, नेगेटिव, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा तो ये बन जाएगा, सपोज करो ये बन गया, तो जैसे ये बना तो आप क्या कहोगे, S क्या है सर, कांस्टेंट, दैट्स मीन जैसे आप S कांस्टेंट बोलोगे, ध्यान से सुनना, जैसे आपने S कांस्टेंट बोला
सर इट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अरे हाँ है ना, आपने ये तो बोला आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो देखो कि अगर आप पीछे देखोगे कि सर अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अगर मैं बोलूं सर इरिवर्सिबल प्रोसेस की भी अगर मैं बात करूं, ये इक्वल टू -5 और पॉजिटिव ये दोनों इक्वल हो जाए तो 0 हो जाएगा आइसेंट्रोपिक। तो मतलब इरिवर्सिबल के केस में भी प्रोसेस क्या हो सकता है, आइसेंट्रोपिक हो सकता है। तो प्रोसेस में भी क्या हो सकता है सर, आइसेंट्रोपिक हो सकता है। तो अगर आप ये देखो इस तरीके से तो आप यहां पे एक कंडीशन लिख सकते हो। अब सर ये क्या हो जाएगा, सर ये तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये इरिवर्सिबल हो गया आपने बोला, और ये क्या हो गया जी, नॉन एडियाबैटिक। ये 0 हो ही नहीं सकता पॉजिटिव, तो आपने क्या टर्म लिखी इसको, सर ये नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। दूसरी चीज तो ये नॉन एडियाबैटिक हीट ट्रांसफर, मतलब आप सिस्टम में हीट ट्रांसफर नॉन एडियाबैटिक, मतलब आप चलो तो पॉजिटिव टर्म आ गई, ये नेगेटिव। तो सपोज करो मैंने इसको एक वैल्यू ले ली, एक माइनस माइनस हो सकता है तो आइसेंट्रोपिक। तो अब आप ये लिख सकते हो इसमें, थ्रू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक। क्या कि जो रिवर्सिबल सर ये मैं क्या बता रहा हूं सर, आइसेंट्रोपिक तो हो गया कब, जब ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए। पर होगी कि नहीं होगी ये तो गारंटी थोड़ी है। ये तो कह रहा है कि एक बार हो जाए, एक बार हो जाए कब, जब ये डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाए, नेगेटिव हो जाए। अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाए उतने ही ये नेगेटिव बन जाए जितना ये पॉजिटिव है, तो 0 हो जाएगा। तो यहां पे एक वर्ड बनता है कि भाई हम ये कह सकते हैं कि आइसेंट्रोपिक, सॉरी यहां पे हम एक वर्ड कह सकते हैं कि जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है वो ऑलवेज आइसेंट्रोपिक होता है। देखिए मैंने क्या बोला कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, यहां पे लिख लीजिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। बट यहां पे एक कंडीशन लिख लिए, बट isentropic process does not need adiabatic, does not need reversible adiabatic। तो रिवर्सिबल होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। नीड नॉट भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, नीड नॉट बी। तो प्रोसेस नीड नॉट बी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप रिवर्सिबल की बात करोगे तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इरिवर्सिबल भी हो सकता है। बट अगर आप प्रीवियसली बात करो तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक, बट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नीड नॉट बी रिवर्सिबल एडियाबैटिक। क्यों, अगर ये रिवर्सिबल हुआ तो यहां पे देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस आ रहा है। तो यही कंडीशन है कि अब आप क्या कह सकते हो सर, कि आप ये कह सकते हो कि एंट्रोपी जनरेशन, देखो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये एंट्रोपी जनरेशन नहीं, एंट्रोपी इज अ फंक्शन, इज अ प्रॉपर्टी। आप डायरेक्टली कह सकते हो सर ये एक प्रॉपर्टी है ये, बट ये जनरेशन डिपेंड हो रहा है तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंडेंट जब भी आ जाएगा तो वो प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकता ना, बट एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, जनरेशन इज अ डिफरेंट थिंग, एंट्रोपी जनरेशन, बट एंट्रोपी ओनली एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी है। मुझे यहां से पता लगता है कि एंट्रोपी क्या है, प्रॉपर्टी है, ये मैं ऑलवेज ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यूज आती रहती है, आपको इतना ध्यान रखना है, समझना है और खुद से करना है। तो अगर आप यहां पे देखो, दैट्स मीन आप ये कह सकते हो कि सर डेल एस, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्रोसेस क्या हो सकता है सर, रिवर्सिबल। आप इसको कह सकते हो कि सर आप इस तरीके से लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो इसको लिख सकते हो कि रिवर्सिबल, अगर डेल एस इक्वल टू 0 तो रिवर्सिबल हो जाएगा, अगर ये डेल एस इज ग्रेटर देन 0 तो इरिवर्सिबल हो जाएगा। अगर इसके अलावा एक ही टर्म बचती है लेस देन 0 तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका, इम्पॉसिबल प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर आपने ये देखा होगा तो मैंने बताया ना इरिवर्सिबल, ये रहा डीएस इज ग्रेटर देन 0। तो अगर आप देखो ये वैल्यू अगर 0 बन गई तो डीएस की वैल्यू तो ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू होगी। तो दो ही चीज हो सकती है, तीसरा होगा तो इम्पॉसिबल। तो ये कुछ कंडीशन बन के आती है। तो बच्चों ने पढ़ा कि सर डीएस इक्वल टू, आप इसको सीधा लिख लो क्यू टी, है ना, तो डी क्यू बाई टी ऐसे आपने लिख लिया ये, ठीक है। तो अगर देखो मैं इसको देखो सेकंड लो, तो फर्स्ट एंड सेकंड लो की बात करता हूं। फर्स्ट एंड सेकंड में क्या प्रोसेस हुआ सर, आपने कंडीशन पढ़ी थी क्या, याद करो, कि याद कर लेते हैं सर,
कि क्या था सर, डी क्यू इक्वल टू डी यू और प्लस में डी डब्ल्यू, कुछ इस तरीके की आपने कंडीशन लिखी थी, ठीक है सर। तो डी क्यू को क्या लिख सकता हूं यहां से मैं, सर यहां से लिख सकता हूं टी डी एस इक्वल टू डी क्यू। तो बच्चा पार्टी में इसको लिख सकता हूं टी डी एस इक्वल टू डी यू और प्लस में पीडीवी भी लिख सकता हूं, है ना। तो अगर आप चाहो तो इसको पीडीवी की फॉर्म में लिख सकते हो, किसकी फॉर्म में, पीडीवी की फॉर्म में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या थी सर आपकी, सर एच इक्वल टू यू प्लस पीवी, यू प्लस पीवी याद करिए ये था। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस में पीडीवी और प्लस में क्या आ जाएगा, वीडीपी आ जाएगा, और माइनस का आएगा ना, सॉरी ये माइनस का वीडीपी आ जाएगा, यूपी प्लस में माइनस का। अगर आप इसको देखो, चलो आप इसको देखो, देखो अगर आप इसको लिख रहे हो तो ये माइनस का प्लस का वीडीपी, ये तो बनेगा ना, ये सुनो है ना। तो अगर आप ये देखो डी यू प्लस में पीडीवी, डी यू प्लस में पीडीवी, तो अगर आप डीएच की बात करते हो तो डीएच कितना हो जाएगा सर, टी डी एस और प्लस में वीडीपी। और अगर आप यहां से टीडीएस निकाल रहे हो तो डीडीएस हो जाएगा डीएच माइनस वीडीपी बन के आ जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपसे पूछता है, टीडीएस ये। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आपसे हर हाल ही में लिखेगा। तो लो मैं पीछे हो जाता हूं, आप लोग इसको लिख लीजिए तब तक। ठीक है, तो अगर आप ये मिल रहे हो यहां पे तो आप देख लीजिए बच्चा, है ना। फॉर एनी प्रोसेस, अगर आप पूछे किसके लिए, सर ये लिख दो ना आप, फॉर एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए है, फॉर एनी प्रोसेस। तो अगर आप ये कंडीशन को देखोगे टीडीएस इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी, ये आपसे पूछता है, ये कंडीशन आपसे पूछता है, दोनों कंडीशन को ध्यान से पढ़ लेना ये वाला। तो ये देखो ना, फिर इसी तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है। तो ये देखो एक एक नंबर का आपका एजेई में आता है। तो अगर आप एजेई निकाल रहे हो तो एजेई में आपको आराम से ये मिल जाएगा बच्चा पार्टी। तो अगर इतना भी कर लोगे काम चल जाएगा। अरे ये सुनो, है ना। तो अगर आप इतना सब कुछ कर लोगे तो सब कुछ करने के बाद आपको ये कंडीशन मिल जाएगी, डी क्यू इतना इतना 1/2, करेक्ट ना। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, काफी एग्जाम में पूछता है इन द टर्म ऑफ एंथैल्पी और ये यू। तो ये करना, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, तो बच के रहना, ठीक है। तो मैंने ये कॉम्बिनेशन बता दिया फर्स्ट एंड लो सेकंड लो का, जो ये कॉम्बिनेशन है मैंने इनका कॉम्बिनेशन आपको बता दिया। चलिए अब कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर। तो काफी बच्चों का ये डाउट था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर तो अगर मैं इसकी बात करता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर की, तो देखो एक कंडीशन आती है, आपको भी पता है, बच्चे बच्चे को पता है। सर लिख लो, सर टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस में पीडीवी, आप इस तरीके से लिखते हो। मैंने कहा कि हाँ मैं इस तरीके से लिखता हूं, डी यू प्लस में पीडीवी। इसके साथ में सर सपोज करो वी कांस्टेंट हो जाए। देखो सुनना कि वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट मान लिया, थोड़ी देर के लिए समझो कि जो चेंज इन वॉल्यूम है हमने उसको कांस्टेंट वॉल्यूम को ये मान लिया। तो आपको भी पता है कि टीडीएस डीयू के इक्वल हो जाएगा, है ना। और डीयू को क्या लिखते हो आप लोग, सर एमसीवी और डीटी, ये तो लिखते हो इक्वल टू टीडीएस। अरे हाँ है ना। तो देखो ये कंडीशन बन के आ गई, टीडीएस इक्वल टू एमसीवी डीटी। अगर आपको इतनी चीज पता है तो यार ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मास तो यहां से उड़ गया, तो सर मास तो 1 kg लेके आपने इसको लिख दिया सीवीडीटी, ठीक है। तो अगर यहां पे कोई ग्राफ बनाएगा तो dt बाई ds, अगर सपोज करो मैं कोई ग्राफ को ड्रॉ करूंगा dt बाई ds, अगर मैं इसके इस तरफ ले आऊं dt, देखो ds dv, तो इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, cv बाई t बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा, ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो सारी चीजें मैं यहां पे लिखवा रहा हूं। अब सपोज करो दूसरी कंडीशन क्या थी, सर dth इक्वल टू dh माइनस वीडीपी। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करता हूं तो ये तो जीरो हो गया कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर ये टीडीएस की बात करता हूं तो ये बन जाएगा सीपीडीटी बन जाएगा। अरे हाँ सीपीडीटी एमसीपीडीटी। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां देखो डीटी, ये डीएस नीचे आ जाएगा, इक्वल टू डीटी बाई डीएस, सॉरी डीटी बाई, हो इसको उल्टा, ये उल्टा लिखा गया, डीटी बाई डीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी बाई सीवी हो जाएगा।
और इधर भी क्या हो जाएगा, टी बाई सी बी हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को समझो कि सर आपने ये दो कंडीशन लगाई कि डी टी बाई डी एस इक्वल टू टी बाई सी बी, डी टी बाई डी एस इक्वल टू टी बाई सी बी। क्या इतनी बात समझ में आई है? बच्चे ने कहा कि हाँ आया है। तो देखो बच्चा पार्टी, अगर एक यहाँ पे कंडीशन लिखूं, आप भी जानते हो उस कंडीशन को कि सर अगर सीपी इज ग्रेटर देन सीबी होता है, सीपी इज ग्रेटर देन सीबी, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस कंडीशन को लिखता हूं सपोज करो ये 5 डिवाइड बाई 2 है, मैंने लिखा, तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं 1 बाई सीपी और ये कर देता हूं 1 बाई सीबी, उल्टा समझो, तो 1 बाई 5 कितना हो जाएगा सर, 0.2। अरे हाँ है ना, ये कितना हो जाएगा, देखो ये 1 बाई 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये आप सोल्व करोगे तो 0.2 हो जाएगा, यस और नो। और ये 1 बाई 2 कितना हो जाएगा सर, 0.5 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो डेट्स मीन, तो ये उल्टा बन के आ जाएगा, यहां से देखो ये आ जाएगा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो देखो ये वाली कंडीशन बन के आ जाएगी जो मैंने लिखा। तो अगर सपोज करो मैं इसको टी और टी लिख देता हूं तो टी बाई सीवी इज ग्रेटर देन टी बाई सीपी हो जाएगा। देख लो, अगर मैं सीपी की वैल्यू 5 मानता हूं, सीवी की वैल्यू 2 मान लेता हूं, तो सीपी इज ग्रेटर देन 2। तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूं 1 बाई 5, तो 1 बाई 5 सीवी ये रहा, तो 0.2, 1 बाई 2 0.5, तो कॉन्सेप्ट बन गया टी बाई सीपी ये वाला। दैट्स मीन सर ये क्या बता रहा है कि ये क्या होगा, स्टीपर। तो स्टीपर बोलते हैं जब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए देखिए ये कोई पॉइंट है, ये दो कोई ग्राफ बनते, एक ऐसे मोर स्टीपर, एक ये। तो अगर ये देखोगे तो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट और V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर आप ये देखो, ये अगर मैं कोई लाइन को ड्रॉ करता हूं तो देखो वॉल्यूम वाला मोर स्टीपर है, मतलब 90 के बहुत पास है, बहुत ऊपर है। तो इस तरीके से वॉल्यूम वाला जो ग्राफ है वो मोर स्टीपर होता है। तो अगर जब भी आप ऑटो साइकिल पढ़ोगे, डीजल साइकिल पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, तो उसमें वॉल्यूम का ग्राफ और प्रेशर के ग्राफ से ही चीजें पहचानी जाती है। ऐसे नहीं पहचान सकते आप कि डायरेक्टली मैंने पहचान ली, नहीं नहीं, आपको ये सारी चीजें पहचाननी पड़ती है। तो ये मोर स्टीपर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन बन के आ जाती है। तो एनी प्रोसेस आप लिख सकते हो वैलिड फॉर एनी गैस, तो किसी भी गैस के लिए है ये V इक्वल टू सी, P इक्वल टू सी। तो आपको इन्हीं सभी बातों पे ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजों पे आप ध्यान रखोगे तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, आया यहां तक का कॉन्सेप्ट? तो अगर ये यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया है तो बोलो। तो मुझे लगता है कि यहां तक के कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चा पार्टी को। चलो मैं आपके कुछ चेक कर लेता हूं चीजों को। हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, ठीक है। लो नोट डाउन कर लीजिए एक बार ये, तो अगर कोई परेशानी है तो वो कर लो। लिख लिया? चलिए नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। देखिए कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें जो आपको बतानी है, अगर वो आप लोग सीख जाओगे सर तो काम चल जाएगा। कैसे? देखिए कई चीज होती है, जैसे गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, और आप गैसेस की बात करें, हम लोग किसकी बात करें, गैसेस की बात करें। तो हम लोग गैसेस की सबसे पहले बात करते हैं, गैसेस के बारे में, है ना, एंट्रोपी चेंज इन गैसेस। तो अगर हम लोग गैसेस की बात करते हैं तो आपको भी पता है सर, चेंज डेल एस, चेंज इन एंट्रोपी। याद रख लेना, ये चेंज इन एंट्रोपी पूछता है। अरे हाँ बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो अगर आप ये कहां से पूछता है, ये कहीं से नहीं पूछता। ये क्या है सर, दो लो है। आप सुनो ध्यान से सर, दो लो है, एक का नाम है टीडीएस इक्वल टू और डी एच माइनस वीडीपी। तो चेंज इन प्रेशर पूछ रहा है ना, बस इतना ही ध्यान रखना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो अगर आप ये माइनस वाला टर्म देखोगे तो टीडीएस, अब देखो आप क्या कर सकते हो सर, डीएस को इसके नीचे ले आओगे, तो डी डिवाइड बाई टी, ये डीएच माइनस वी डीपी डिवाइड बाई टी। आप ज्यादा से ज्यादा इतना लिख सकते हो। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर लोगे। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया सर, डीएच, तो एम सी पी डेल टी डिवाइड बाई टी माइनस वी डी पी और डिवाइड बाई टी। तो यही तो आप लोग वो चाह रहे हैं कि आप लोग क्या करो, इसका इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन कर लो तो सपोज करो ये P1 लिखा आपने और ये P2 लिख दिया। यहां से देखो, यहां से भी आप क्या करोगे, T1 और ये लिख दिया T2। अब ये वॉल्यूम वाली टर्म आ गई। तो पीवी इक्वल टू एमआरटी लिखते हो कि नहीं लिखते हो सर, पीवी इक्वल टू एमआरटी सपोज करो, तो ये पीवी इक्वल टू क्या बन जाएगा सर, आरटी बन जाएगा। तो पीवी अगर मैं वी निकालू तो आरटी डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। अरे हाँ है ना,
तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या बन जाएगी, RT डिवाइड बाई P बन जाएगी। तो अगर आप चाहो तो इस वॉल्यूम को कट करके तो जो ये वॉल्यूम मैंने लिखी है यहाँ पे क्या कि RT dP और ये RT डिवाइड बाई P और ये T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। तो चेंज इन एंट्रोपी अगर आप यहां से देखोगे, मास तो उड़ जाएगा, मास की तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन जाएगा CP, कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो प्रेशर क्या आपका कांस्टेंट, तो ये याद रखना कांस्टेंट प्रेशर। अब ये ln, ये टर्म आ जाएगी ln की टर्म में, तो T2 बाई T1 माइनस ये R बच गया, तो R के अलावा अब dP बाई P बच गया। सर सबको पता है लोग, सर ये बन जाएगा P2 बाई P1। सिंपल सी बात है, सिंपल कहना सिंपल रहना, ये वाली कंडीशन बन के आ जाएगी, ये बन गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन की अगर आप बात करो सर, तो TDS इक्वल टू सर DU प्लस में VDP आप लिखते हो, अरे सॉरी क्या लिखते हो सर, PDV। अगर आप PDV लिख रहे हो तो आप वॉल्यूम की टर्म में चेंज, तो इसका मतलब यहाँ पे तो प्लस का साइन आएगा। तो सिंपल सी चीज है सर, डेल एस अगर आप यहां से निकालोगे तो CV कांस्टेंट वॉल्यूम की टर्म में आ जाएगा। तो देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, देखो प्रेशर है तो ये कंडीशन प्रेशर से तो बन के आई है CP, ये कांस्टेंट वॉल्यूम, तो log L T2 बाई T1। अब ये साइन किसका है, प्लस का, तो आप सीधा लिख दो R ln V2 बाई V1। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां से भी बन के आएगा। तो ये दोनों चीजें कंफ्यूज करता है एग्जामिनर रख के कि भाई बताओ क्या होगा क्या नहीं। तो आप लोग लिख सकते हो किसी भी गैसेस के लिए हो सकता है, तो फॉर एनी, तो आइडियल गैस भी हो सकता है, ओपन एंड क्लोज सिस्टम। अगर आपसे पूछे कौन सा सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सिस्टम के लिए आप लिख देना एक ही बात है, ओपन एंड क्लोज सिस्टम। तो माय डियर ये ओपन एंड क्लोज सिस्टम के बारे में बात करना चाह रहा है, तो अगर ये इसके बारे में बात करना चाह रहा है तो आप लिख के आ जाना। ये सारी चीजें बनती है, ये होती है। तो ये टर्म किसके लिए होगी, फिर गैसेस के लिए होगी। ठीक है, तो अगर कभी भी आपसे बात कर रहा है गैसेस के बारे में तो आप लिख देना फॉर दी, ओनली फॉर दी आइडियल गैस। तो कौन सी गैस है यहाँ पे, सिर्फ सिंपल सी बात है, आपने अभी बोला आइडियल गैस है, एनी गैस नहीं, आइडियल गैस। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वो आइडियल गैस, दोनों में ओपन एंड क्लोज सिस्टम। तो ये गैसेस की टर्म में आ गई। तो अगर आपसे पूछे सॉलिड एंड लिक्विड, सिंपल सी बात है, सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में पूछा उसने, तो बताओ सॉलिड क्या होगा और लिक्विड क्या होगा। तो सॉलिड और लिक्विड के बारे में अगर बात कर रहा है तो कुछ नहीं करना सर, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू जो अभी आपने पढ़ा MC ln T2 बाई T1, क्योंकि सॉलिड और गैस में सिर्फ एक ही होती है। आपको पता है कि जो ये C है तो C सिर्फ एक ही होता है, तो आपको ये सारी चीजें हैं कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू सॉलिड और लिक्विड में सिर्फ एक होती है। तो क्योंकि वो क्या है, एक इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, तो वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो DV अगर आपसे पूछे तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होती है, जीरो। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है, समझना है और ध्यान से पढ़ना है। तो बस आज की क्लास यहां तक ही करते हैं भाई। तो अगर आप लोग ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो तो और क्लास ले लेंगे, तो और आप इतना पढ़िए अभी तक, और जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना चीजों को यूटिलाइज करिए। करेक्ट है, चलो। तो बच्चा पार्टी यही क्लास थी आज तक जो मैंने आपको बताई है। ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, एक बार आपको खुद से पढ़ लेना है। ये PPT आप कहोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहां तक के लगाए हैं, तो आप लोग पढ़िए, जितना हो सकता है पढ़िए, तो बस। और फॉलो कर लीजिए, एक चीज है, चैनल को फॉलो कर लीजिए, एड अंकल JEE की तैयारी, एड अंकल JEE की तैयारी। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम, मैं फिर बोल रहा हूं, टेलीग्राम एज वेल एज यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, याद रखना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। तो ऐसी क्लासेस को देखते रहिए 3 PM। तो अगर ये आप आ रहे हो तो 3 PM पे आपको मैं मिलता हूं। तो अभी आपका थर्मो चल रहा है, कल अवेलेबल एनर्जी चलेगा, तो मैं होप जल्दी से थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते